मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 3 तत्वों के वर्गीकरण का ये दूसरा वीडियो है। तत्वों के वर्गीकरण का बच्चों ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको तत्वों के वर्गीकरण का अनुप्रयोग के बारे में बताया था कि क्यों दिया गया, तत्वों का वर्गीकरण क्यों दिया गया, इसके बारे में बताया था आपको। डोबेराइनर का strict सिद्धांत बताया था, राउस की परिकल्पना के बारे में आपको हमने बताया था। आज हम आपको इस पार्ट में न्यूलैंड का अस्तक नियम बताएंगे। तो आज इस पार्ट में क्या बताएंगे, न्यूलैंड के अस्तक नियम के बारे में हम आज बताएंगे आपको। देखिए न्यूलैंड का अस्तक नियम है क्या। देखिए तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में अस्तक नियम को प्रतिपादित किया। अस्तक नियम को 1863 ईस्वी में न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया। जब डोबेराइनर का strict सिद्धांत फेल हो गया तो उसके बाद इन्होंने ये अस्तक नियम प्रतिपादित किया। तो इनके अनुसार क्या होता है अस्तक नियम, ये इन्होंने बताया यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 7 तत्वों के बाद अर्थात 8वां तत्व जो होता है पहले तत्व के गुणों में समानता रखता है। क्या इन्होंने बताया, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो पहला तत्व होगा और 8वें तत्व के गुणों में समानता प्रदर्शित होता है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर सारे गम पा धी, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सा आता है। तो पहला और 8वां जो ये स्वर होते हैं इनमें समानता होता है। ठीक उसी प्रकार से पहले तत्व और 8वें तत्व के बीच में उनके गुणों के बीच में समानता होता है। उनके गुण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। यही है न्यूलैंड का अस्तक नियम। तो इसका सिद्धांत क्या है, उन्होंने क्या कहा, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो अगर रखा जाए तो पहले तथा 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। गुण जो होते हैं समान होते हैं। यही है अस्तक नियम। तो अस्तक नियम क्या है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो क्या होगा, पहले तथा 8वें तत्व के गुणों में समानता होगी। तो उनके गुणों में समानता होगी, ये बात न्यूलैंड का अस्तक नियम बताता है। अभी जैसे कुछ तत्वों को उन्होंने उनके द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उन्होंने देखा कि उनके गुणों में समानता होती है। यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही पॉसिबल हुआ, फिर इसके बाद ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो इसका सिद्धांत ज़्यादा दिन तक इसका सिद्धांत नहीं चल सका। तो इन्होंने कैसे कर लिखा, लिथियम है, जैसे बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उस समय जो अपनी कैसे थी उनकी खोज नहीं हुई। तो लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। फिर इसके बाद यहाँ सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। फिर क्या हुआ, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऐसे करके उन्होंने लिखा, फिर पोटेशियम लिखा और कैल्शियम। अब इसके बाद ये नियम फॉलो नहीं हो पाएगा। उन्होंने क्या बताया कि जैसे पहला तत्व और 8वां तत्व के गुणों में समानता होती है। अभी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8वां तत्व, पहले तत्व और
आठवें तत्व के गुणों में समानता होती है, एक ही बात न्यूलैंड का नियम बताता है। तो जैसे ये आठवां तत्व कैल्शियम और सोडियम के बीच में इन दोनों में कई गुणों में समानता है, यही बात न्यूलैंड का कहता है। जैसे इन्होंने कहा था कि संगीत में सात स्वर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा। ऐसे के बाद क्या है सा फिर आ जा रहा था, जैसे इनके संगीत के साथ स्वरों में समानता होती है, ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि ये जो अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखें तो उनके पहले और आठवें तत्व के गुणों में समानता होती है। ये बात हो गई न्यूलैंड का नियम। अब बच्चों अगला टॉपिक है मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलीव का आवर्त नियम। बच्चों उस समय ज्ञान का 63 तत्व ज्ञान थे। जिस समय मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम दिया उस समय 63 तत्व ज्ञान थे। इन सभी तत्वों के गुणों के बारे में मेंडलीव ने स्टडी किया, के बारे में रीड किया, पढ़ा, फिर इसके बाद इन्होंने एक आवर्त नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं या मूल आवर्त नियम जिसे कहते हैं। तो उनका आवर्त नियम क्या है? उन्होंने बताया कि जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं ये किसी भी तत्व का मूल लक्षण होता है। किसी भी तत्व का मूल लक्षण क्या होता है? उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ये मूल आवर्त नियम। उन्होंने क्या बताया बच्चों कि जो किसी भी तत्व का मूल लक्षण क्या होता है? उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। फिर उन्होंने बताया अगर तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो मूल आवर्त नियम क्या था? उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण, रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद इनके जो तत्वों के गुणों में जो होगा वो दोहराव होगा या पुनरावृत्ति होगी या उनके गुणों में समानता प्रदर्शित होगी। यही बात इसका जो मेंडलीव का आवर्त नियम है यही बात इसको प्रदर्शित करता है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या प्रदर्शित करता है बच्चों कि तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं, भौतिक गुण हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यही मेंडलीव का आवर्त नियम है बच्चों। फिर इसके बाद क्या किया? मेंडलीव ने एक 1871 ईस्वी में एक आवर्त सारणी बनाया। तो इन्होंने क्या किया? जो मूल आवर्त नियम था, मूल आवर्त नियम पर आधारित एक आवर्त सारणी का वो बनाया 1871 में। कहा जाता है कि 1869 में इन्होंने इसको बनाया था, फिर 1871 में इसको वैज्ञानिकों के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तो फिर ये आवर्त सारणी किस प्रकार से थी? इस आवर्त सारणी को 12 पंक्तियों में रखा गया, 36 पंक्तियों में रखा गया। फिर जिन्हें श्रेणियाँ कहा गया, फिर इनको 8 कॉलम में डिवाइड किया गया, 8 कॉलम में डिवाइड किया गया जिनके वर्ग या समूह कहा गया। तो इनका जो आवर्त सारणी था ये इसमें जो तत्व थे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और जहाँ पर जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनके स्थान को छोड़ दिया गया। ये सबसे अच्छी बात थी इस आवर्त सारणी की। तो इसमें 12 पंक्तियों में और 8 कॉलमों में
तत्वों को रखा गया। ये इस आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण था। तो अगला हेडिंग है, अगली हेडिंग है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। अगला पॉइंट है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो इन्होंने इस आवर्त सारणी को किसमें दिया था? 1871 ईस्वी में इन्होंने दिया था। मूल आवर्त सारणी को कितने सन में दिया था? 1871 में दिया था। तो यह किस पर आधारित है? मूल आवर्त नियम पर यह आवर्त सारणी आधारित है। इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो इनके जो गुणों में एक दोहराव उत्पन्न होता है, इसी पर ये आधारित इसका मूल आवर्त सारणी है। इन्होंने कितने पर? 12 पंक्तियों में, 12 श्रेणियों में डिवाइड किया। कितने में? 12 श्रेणियों में और 12 श्रेणियों में और 8 कॉलम में। कॉलम इसको वर्ग कहा गया। तो इसको क्या कहा गया? वर्ग कहा गया। फिर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया। बीच बीच में खाली स्थान छोड़ दिया गया। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि जो ज्ञात तत्व नहीं थे उनके स्थान को हम यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो ये था आपका मूल आवर्त सारणी। बच्चों इसके बाद आता है मूल आवर्त सारणी के लाभ। अगला टॉपिक इसमें है मूल आवर्त सारणी के लाभ। मूल आवर्त सारणी के लाभ। तो ये जो मूल आवर्त सारणी दिया गया है, इसका लाभ क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नए तत्वों की खोज में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? पहला है नए तत्वों की खोज। नए तत्वों की खोज। तो पहला क्या है? नए तत्वों की खोज में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, तो इनकी सहायता से कुछ तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन किया गया। तो वैज्ञानिकों को आसानी से ये पता चल गया कि क्या इस तरह से इस लगभग समान गुणों वाले तत्व और भी हैं। तो इससे नए तत्वों की खोज में सुविधा मिली। तो नए तत्वों की खोज में सुविधा मिलती है। तो दूसरा है कि परमाणु द्रव्यमान जानने सुविधा। तो अगर जो नए तत्व थे या तत्व जो थे उनके परमाणु द्रव्यमान को जानने में सहायता मिलती है या सुविधा मिलती है। तो ये था आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी। मूल आवर्त सारणी है, इसके बारे में हमने आपको बताया। कल हम आपको बताएंगे बच्चों जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।